नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज फैसले की घड़ी है और 5 राज्यों से लगातार फैसले आ रहे हैं। हर राज्य पर आपकी नजर होगी। कुछ देर पहले हमने विश्लेषण करके बताया कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, पुडुचेरी में क्या हुआ। अब लगभग सीन स्पष्ट है, कहां पर किसकी सरकार बनेगी। अब सवाल सरकार की नहीं है, सवाल है कि कुछ ऐसी राजनीति की चर्चा आज बहुत जरूरी है और उन नेताओं के बारे में चर्चा बहुत बहुत अवश्यंभावी है जिनको आज तक आपने बेनिफिट ऑफ डाउट देने का काम किया, बाय एंड लार्ज उसको सेलेक्ट करने का काम किया। आज दूर दक्षिण से ऐसा जोरदार तमाचा लगा है उत्तर के एक नेता को। बाकी नेताओं की बात अभी मैं करूंगा नहीं। उत्तर के एक नेता को जिसके बारे में आप भी कहेंगे कि बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं और आप हमारी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। 2011 में एक व्यक्ति आए थे राजनीति में जिन्होंने कहा था कि हम रूल ऑफ द गेम चेंज करेंगे। रूल ऑफ द गेम उन्होंने क्या चेंज किया आप सबको मालूम है। लोकपाल का एक नमूना लाया, उन्होंने गुमराह किया, जनता को गुमराह किया, ठगा एक प्रकार से, और ठग करके राजनीति के उसी दलदल में प्रवेश कर गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि दूर दक्षिण से दूर उत्तर के एक नेता को जोरदार तमाचा मिला है, पहुंचा है। इस व्यक्ति की गिरावट देखिए, इस व्यक्ति का चरित्र देखिए और कैसे एक ईमानदार किसी भी, अगर इनको मिलना ही था, फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, अरविंद केजरीवाल किस राजनीति का प्रतिबिंब है, किस राजनीति के द्योतक हैं, किस राजनीति के सिंबल हैं। अभी तक जो वो कहते आ रहे हैं, मैं उनकी बात को मैं आज भी मानने के लिए तैयार हूं कि वो अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, गुड गवर्नेंस लेकर के आए थे। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई वो न धर्म की राजनीति कर रहे हैं न जाति की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में कोई स्कोप नहीं था, इसलिए उन्होंने धर्म और जाति को अलग रखा। हालांकि पीछे में उनकी तस्वीर रहती है दो, एक भगत सिंह की और दूसरा अंबेडकर की। राजनीति तो वो करते हैं, चालाक है, धूर्तता की मिसाल है। अब ये पिछले 15 वर्षों में, 16 वर्षों में अरविंद केजरीवाल, आप स्वेज नहर के इस तरफ, अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि स्वेज नहर के इस तरफ अरविंद केजरीवाल धूर्तता की आखिरी मिसाल है। मैं कहता हूं स्वेज नहर के उस तरफ भी चले जाइए, अरविंद केजरीवाल धूर्तता की सबसे बड़ी मिसाल होंगे। अमेरिका में भी आपको इस तरह का कोई धूर्त व्यक्ति नहीं मिलेगा, यूरोप में तो नहीं ही मिलेगा, और जो बाकी जो देश हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री जिसको आप कहते हैं, स्कैंडिनेवियन में तो बहुत ही साफ सुथरी राजनीति होती है, वहां भी आपको नहीं मिलेगा। तो धूर्तता की मिसाल है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आज आपको समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। बाकी तो चर्चा होगी ही, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि बंगाल में कैसे भगवा फहराया है, भगवा लहराया है, और बंगाल की जीत का मायने क्या है, वो एक दूसरे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे कोई तमाचा मारा। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों 2 जगह गए कैंपेन में, स्टेट इलेक्शन के कैंपेन में, और कहीं नहीं गए। केरल गए कि नहीं गए मैंने उस पर उतनी नजर नहीं रखी, लेकिन 2 जगह गए कैंपेन में, एक पश्चिम बंगाल गए और दूसरा तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में उन्होंने स्टालिन के साथ स्टेज शेयर किया और जनता से अनुरोध किया कि आप स्टालिन को मत वोट दीजिए, जम करके अनुरोध किया। इसी स्टालिन का अरविंद केजरीवाल ने डोजियर तैयार किया था। 27 लोगों का जो डोजियर था उसमें स्टालिन का भी नाम था, पी चिदंबरम का भी नाम था, बड़े बड़े नेताओं का नाम था, भ्रष्ट नेताओं का नाम था। और रोज वो 27 लोगों की लिस्ट लेकर के दिल्ली की सड़कों पर चलते थे कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो इन 27 लोगों को सबसे पहले जेल भेजूंगा। चोर कहते थे ये, भ्रष्टाचारी नहीं, चोर कहते थे। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री के बारे में इन्होंने ऑटो पर लिखा चोर मुख्यमंत्री, और कहा कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर फाइल करूंगा। सत्ता में वो आए, शीला दीक्षित के खिलाफ कोई एफआईआर फाइल नहीं किया। शीला दीक्षित की पार्टी के साथ मिल करके इन्होंने सरकार बनाई। तो 2013 में ही तिलांजलि दे दिया अपने वचन को अरविंद केजरीवाल।
अब अरविंद केजरीवाल 2011 से 2013 2 साल के अंदर में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बदल गया और हमको, आपको, जनता को, आम जन को ये बताने की कोशिश की राजनीति है। राजनीति में सत्ता पाने के लिए इक्वेशन कुछ और करने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं। आज मैं क्यों राजनीति में अरविंद केजरीवाल और दक्षिण के एक नेता का जिक्र कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। अरविंद केजरीवाल ने 2 साल के अंदर कह दिया कि राजनीति में अगर आप उतरते हैं, चुनावी राजनीति में, तो आपका लक्ष्य सत्ता होना चाहिए और अगर सत्ता पाने में आपको कोई दिक्कत हो तो आपको अलायंस करना चाहिए। प्री अलायंस नहीं किया इन्होंने, किसी भी पार्टी के साथ प्री अलायंस नहीं किया, 5-7 सीट से दूर रह गए। इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बना ली, आपको मालूम है। 2 साल के अंदर पहला परिवर्तन हुआ, सारी चीजों को छोड़ दिया। वो ब्लू वाला वैगनआर गाड़ी भी याद होगा आपको, उसको भी छोड़ दिया। मेट्रो से गए थे पहले दिन ऑफिस, आपको याद होगा। सब कुछ किया, बच्चों की कसम खाई थी। ये सब पब्लिक में है, आम है, इसका जिक्र करना उचित नहीं है। लेकिन अगर ये अभी भी इनमें कोई नैतिक बल होता तो ये तमिलनाडु गए थे। तमिलनाडु में ये कोशिश कर सकते थे जोसेफ विजय चंद्रशेखर से संपर्क करने का। जोसेफ विजय चंद्रशेखर से संपर्क केजरीवाल ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक राजनीति का मानक है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जनता को जीत का स्वाद चखाने के लिए और जनता को अपनी तरफ मोड़ने के लिए सब बात के अलावा एक संगठन होना जरूरी है। आपके पास एक सर्टेन पैसे का संसाधन होना जरूरी है, फिर एक नैरेटिव होना जरूरी है और फिर एक नेता होना जरूरी है। ये सब अगर आपके पास नहीं है तो आप चुनावी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस बात को कहते हैं। 2 चरित्र हमारे सामने हैं, उसने इस बात को साबित भी किया। एक अरविंद केजरीवाल ने और एक श्रीमान अभी अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, प्रशांत किशोर जी ने। लेकिन प्रशांत किशोर जी पूरे चुनाव अभियान के दौरान ये संदेश देते रहे कि मेरे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, पैसे के मामले में मैं कमजोर नहीं हूं। तो वर्कर का हुजूम लग गया प्रशांत किशोर के तरफ। लेकिन मामला सिफर हो गया। अब ये ना तो दिल्ली बिहार है और ना ही तमिलनाडु बिहार है, इसलिए तुलना अभी उस पर नहीं करेंगे प्रशांत किशोर के ऊपर। अभी जब चर्चा होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। अभी मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु गए थे। अरविंद केजरीवाल ने जोसेफ विजय चंद्रशेखर से मुलाकात क्यों नहीं की? वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि राहुल गांधी भी मिलने से मना कर दिया। क्यों? राहुल गांधी ने भी जोसेफ विजय चंद्रशेखर को कमतर आंका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमतर नहीं आंका। अब इसी को कहते हैं जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जनता की नब्ज को तो पकड़ने में बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। वो नाड़ी की बहुत सही पहचान है। न तो मोदी ने और न ही शाह ने जोसेफ विजय चंद्रशेखर के बारे में कोई टिप्पणी की और कभी उनको नकारा भी नहीं। उनको फीडबैक मिल रहा था कि जोसेफ चंद्रशेखर विजय का वोटर संगठन तमिलनाडु की जनता हो गई है। वही उनका वोटर हो गया है, वही उनका संगठन हो गया है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने जनता के बीच में वो तूफान खड़ा किया है कि जनता ही उनका संगठन है। उनको संगठन की जरूरत नहीं है। जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसे संगठन की जरूरत नहीं है, उसको बूथ मैनेजर की जरूरत नहीं है, पन्ना प्रमुख की जरूरत नहीं है। उनको मालूम था कि हर एक घर में हमारा नारा गूंज रहा है। यह और बात है कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर वामपंथी विचारधारा के हैं। अभी तक उन्होंने वामपंथी विचारधारा को ही आगे बढ़ाया है, लेकिन उस तरह से नहीं है जो कट्टर वामपंथी विचारधारा के लोग। उन्होंने उनसे अलायंस भी नहीं किया है, इस तरह की बात भी नहीं करते हैं वो। लेकिन जनता के बीच में वो एक हीमैन की तरह आए
उनकी फिल्में कामयाब रही, असफल भी रही। दोनों स्वाद उन्होंने चखा है। पिताजी उनके प्रोड्यूसर थे, माता उनकी पार्श्व गायिका भी थी, शास्त्रीय गायिका भी रही। तो माता उनकी गायिका, पिता फिल्म प्रोड्यूसर, खुद वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गायक भी। विजय चंद्रशेखर एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, ये भी ध्यान रखिए। बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लाइन लगी हुई है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, मॉडल के रूप में वो काम कर रहे हैं। आप समझिए चेहरा है बड़ी कंपनियों के विजय चंद्रशेखर, और जनता के बीच में भरोसा पैदा किया है उन्होंने, खाली एक्टिंग से नहीं। अगर हालांकि साउथ में बड़े बड़े एक्टर कामयाब हुए हैं, लेकिन कमल हसन तो कामयाब नहीं हुए। रजनीकांत ने हिम्मत नहीं जुटाई। रजनीकांत कोशिश कर रहे थे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी लाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी लाऊंगा, नहीं हुआ। एमजीआर ने हिम्मत जुटाई थी और एनटीआर ने हिम्मत जुटाई। आंध्र प्रदेश में एनटीआर ने और फिर उधर एमजीआर ने, तमिलनाडु में एमजीआर ने। लेकिन दो बड़े फिल्मी हस्तियों के जाने के बाद अब बहुत, फिर नागार्जुन भी आए और भी बहुत सारे फिल्म स्टार वहां पर आते ही रहते हैं साउथ में। लेकिन विजय ने जो जन सैलाब पैदा किया है, जो जन सैलाब आपको दिख रहा है, अब वो सीट में कन्वर्ट होने वाला है। ऐसा आज के परिस्थिति में लगभग असंभव था। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों की मैंने विवेचना सुनी जो विजय के बारे में हास्यास्पद टिप्पणी कर रहे थे। सिद्धहस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिसिस होती थी उनकी। वो सब हास्यास्पद टिप्पणी कर रहे थे कि क्या टीबीके है। ये सोचना भी बेकार है। जब टीबीके को एक एग्जिट पोल में 90 से अधिक सीटें दी गई तो पॉलिटिकल पंडितों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं उसी वक्त थाहने की कोशिश करने लगा कि विजय ने आखिर किया क्या है। तो पता चला कि विजय तमिलनाडु के गांव, सुदूर गांव से लेकर के शहरी इलाकों में जबरदस्त वेव पैदा कर चुके हैं। टी शर्ट लेकर के, मोटरसाइकिल पर टीबीके का जो पार्टी है उसका निशान लेकर के यंगस्टर निकल पड़े थे, जत्थे के जत्थे में, अपना पैसा देकर, अपना पैसा देकर। मैं क्यों कह रहा हूं कि केजरीवाल को विजय का थप्पड़ है। केजरीवाल को सीखना चाहिए कि केजरीवाल, आप आए थे रूल ऑफ द गेम चेंज करने के लिए, लेकिन केजरीवाल आप राजनीति के दलदल में सबसे नंगे निकले, सबसे भ्रष्टतम निकले, भ्रष्ट निकले। क्यों भ्रष्टतम और भ्रष्ट मैं कह रहा हूं? इसलिए कि कोई दूसरा अगर कहता, क्योंकि आपकी तो आपकी कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, आप तो कोई विचारधारा वाली पार्टी थे नहीं। एक ही जमा पूंजी थी आपकी, ईमानदारी। ब्रांड ईमानदारी को आपने ब्रांड बनाया, पॉलिटिकल ब्रांड बनाया। नया आपने एक सुगुफा छोड़ा ओम्बुड्समैन का, उसके इर्द गिर्द आपने ब्रांड ईमानदारी का एक पूरा लवादा तैयार किया, खाल ओढ़ ली। लेविएथन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नमूना है अरविंद केजरीवाल। चाणक्यन फिलॉसफी नहीं, लेविएथन फिलॉसफी। क्या है लेविएथन फिलॉसफी? कि राजा अपना वेश बदलता रहता है, उसको कहते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि राजा को वेश बदलने की जरूरत नहीं है, राजा को विश्वास बनाने की जरूरत है प्रजा के बीच में, जनता के बीच में। अगर प्रजा का विश्वास, प्रजा का भरोसा राजा पर से उठ जाए तो कितने भी वो भेष बदल ले, प्रजा समझ जाती है कि ये भेष बदलू राजा है। अरविंद केजरीवाल भेष बदलू राजा साबित हुए। आज 2026 के भी दौर में कोई नई पार्टी आती है, वेव क्रिएट कर जाती है और 100 से अधिक का आंकड़ा क्रॉस कर जाती है, अपने तई सरकार बनाने की स्थिति में हो जाती है, उस जगह हो जाती है जिस जगह भारतीय जनता पार्टी लंबे संघर्षों के बाद खाता तक खोलने में परेशान हो रही है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी डेसिमेट हो जाती है, दूसरी पार्टी की हिम्मत नहीं होती है, एआईएडीएमके और डीएमके वहां पर खड़ी रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विजय चंद्रशेखर की जो ये सफलता है, ये अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर करारा तमाचा है, थप्पड़ है। अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को धता बता दिया विजय ने, और विजय ने फिर साबित किया कि अगर
आप में कैरिश्मा हो, ईमानदार हो, तो आप स्वच्छ राजनीति का दिलासा और भरोसा दोनों जनता को दे सकते हैं और जनता आपको स्वीकार कर सकती है। केजरीवाल को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? स्टालिन के साथ खड़े होते हैं केजरीवाल, स्टालिन के साथ। आप कल्पना कीजिए, अगर केजरीवाल विजय का दामन थामा होता, हो सकता है विजय को नुकसान हो जाता। विजय को मालूम था कि इस व्यक्ति के साथ हाथ नहीं मिलाना है। कभी कल्पना नहीं किया होगा कि विजय केजरीवाल के साथ हाथ मिलाए। लेकिन अगर कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है और केजरीवाल जैसे नेता उनसे मिलने जाते हैं, तो संभवतः वो मिलने के लिए सोचेगा कि जरा मिले जरा सा। ये भी तो आंदोलन की उपज थे, ये भी तो पहली बार, इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो राजनीति में आए, दम ठोका, सरकार बना लिया, 3-3 बार सत्ता में रहे, दूसरे स्टेट में सत्ता में हैं, दूसरे स्टेट में अपना टेंटिकल्स बढ़ा रहे हैं। सोचने के लिए मजबूर हो सकता है कोई भी राजनीतिक पार्टी। लेकिन विजय ने केजरीवाल से हाथ नहीं मिलाया और ना ही केजरीवाल की आंखों में वो थोड़ी सी भी ख्वाहिश बची थी कि चले जाते हैं विजय से हाथ मिला लेते हैं। नहीं मिलाया, हिम्मत नहीं हुई केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि वहां ईमानदार का जो ऑरा था वो चमक रहा था। वो जनता में जो भरोसा का वेब पैदा किया था वो चमक रहा था। और उसमें ये भरोसा तोड़ने वाला शख्स अगर पहुंचता तो समझिए दूध में मक्खी हो जाता। वो पूरी की पूरी दूध की बाल्टी उठा करके विजय फेंकना पड़ता विजय को प्रशांत महासागर में, अगर केजरीवाल पहुंचता। अच्छा किया केजरीवाल ने स्टालिन से हाथ मिलाया और स्टालिन के साथ स्टेज शेयर किया। मित्रों, केजरीवाल के लिए आज सबसे बड़ा सबक है ये। वहां गए पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के साथ स्टेज शेयर कर लिया। ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उनके भतीजे के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हुए हैं। किन किन के साथ इन्होंने हाथ मिलाया? उद्धव ठाकरे के बेटा के साथ हाथ मिला रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला रहे हैं ये केजरीवाल। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल को आज नींद नहीं आएगी। क्या पता विजय नॉर्थ की तरफ भी विजय अभियान चला दे। किसने देखा है? अच्छे गायक हैं, अच्छे एक्टर हैं, 51 साल के हैं महज, जून 1974 की पैदाइश है उनकी और बिल्कुल यंग है, बिल्कुल फिट है, युवा है, करिश्मा है उनका। और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, 100 से अधिक शतक लगा दिया। बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के लिए बेचैनी का सबब है। और उसके बाद अगर कोई बेचैन होंगे तो श्रीमान राहुल गांधी को होना चाहिए। क्यों? श्रीमान राहुल गांधी साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करके कुछ खेल करना चाहते थे। तो कर्नाटक और तेलंगाना में तो कुछ वो कर लेते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश हाथ से चला गया, तमिलनाडु भी हाथ से चला गया। अब एक उनके लिए जो थोड़ी आशा की किरण बची है वो केरलम है। केरलम में भी अलायंस करके किसी तरीके से सत्ता में आ गए हैं, हालांकि अच्छी सफलता मिली है, 90 के आसपास पहुंच गए हैं यूडीएफ वाले, अच्छी सफलता मिली है। लेकिन वहां भी वो अपने आप को संभाल पाएंगे, वहां से आगे कुछ क्वांटम जंप ले पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी भी विजय से नहीं मिले, केजरीवाल भी विजय से नहीं मिले। मिले ये लोग किनसे? स्टालिन से। आने वाले दिनों में विजय का विजय अभियान कहां जाएगा, विजय के बारे में जानकारी आप सबको मालूम है, आप सभी गूगल कर लीजिएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी सफल फिल्में दी हैं, कुछ असफल फिल्में भी हुई हैं। कैरियर बहुत शानदार है। किसी से कोई अलायंस नहीं किया, ना तो बीजेपी से, ना ही कांग्रेस से, ना डीएमके से, ना एआईएडीएमके से। एकला चलो चलते रहे और पूरा जनमानस इनके समर्थन में खड़ा हो गया। एक एक जनता इनका संगठन बन गया, जनता ही इनके संगठन में शामिल हो गए। तो पार्टी तो समझिए जन आंदोलन से बनती है, भरोसे से बनती है, विश्वास से बनती है। और विजय ने साबित कर दिया कि भरोसे की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट मैटर करता है। केजरीवाल आपके लिए सबसे बड़ा सबक है। अब आप पुनर्मुसिको भवा, आप जाइए कोप भवन में बैठिए, पब्लिक डोमेन में मत आइए केजरीवाल। कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके पुराने साथी आपको पीपी करके गाली दे रहे हैं, पीपी करके गाली दे रहे हैं। तो श्रीमान केजरीवाल, अब आप पब्लिक ग्लेयर में मत आइए। विजय ने आपको तमाचा लगा दिया है, सीखिए कुछ विजय से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।